कौन होगा अगली दलाई लामा और चीन को इससे क्या आपत्ति है? क्या अगला दलाई लामा चीन का होगा, तिब्बत से होगा या फिर कहीं बाहर से हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मौजूदा 14वें दलाई लामा इस 6 जुलाई को 90 साल के हो रहे हैं और उन्होंने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो अपने 90वें जन्मदिन पर बताएंगे कि आगे ये प्रक्रिया जारी रहेगी या फिर नहीं। आज दलाई लामा ने यह साफ कर दिया है कि दलाई लामा की पूरी प्रक्रिया और संस्था जारी रहेगी, क्योंकि पहले यह सवाल उठ रहे थे कि उनकी मौत के बाद उत्तराधिकारी होगा या नहीं। तो आज धर्मशाला से जारी एक वीडियो संदेश के जरिए दलाई लामा ने साफ किया कि गादेन फोड्रांग ट्रस्ट के पास भविष्य के दलाई लामा को पहचानने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही यह भी कह दिया है कि नए दलाई लामा के चयन में किसी भी दूसरे का कोई भी अधिकार नहीं होगा। दलाई लामा ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार का दलाई लामा किसी लोकतांत्रिक और आजाद देश से चुना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दलाई लामा चीन या फिर तिब्बत से नहीं होगा, क्योंकि चीन तो लोकतांत्रिक है नहीं और तिब्बत आजाद नहीं है। इस पर चीन का इस समय अधिकार है। अब सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण यह है और यहां पर यह समझना जरूरी है कि चीन इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप क्यों करना चाहता है और दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया क्या होती है। यह हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि यह बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि दलाई लामा कौन होते हैं और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। दलाई लामा को आप तिब्बत का धार्मिक या प्रशासनिक प्रमुख कह सकते हैं, यानी कि वो तिब्बती बौद्धों के धर्मगुरु भी हैं और उनके राजा भी होते हैं। तिब्बत में दलाई लामा को चुनने की एक पूरी प्रक्रिया होती है जो पिछले सैकड़ों वर्षों से फॉलो होती आ रही है। इसमें चीन में माओ त्से तुंग ने जब तिब्बत पर कब्जे के लिए हमला किया तो उनके खिलाफ तिब्बत में विद्रोह हुआ, लोगों में गुस्सा फूटा, जिसके बाद मौजूदा दलाई लामा तेंजिन ग्योत्सो 1959 में भागकर भारत आए। तब से वो निर्वासित तौर पर भारत में ही रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वो रहते हैं और वहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलाते हैं। मौजूदा 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को नॉर्थ ईस्टर्न तिब्बत के एक किसान परिवार में हुआ था। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तो उन्हें दलाई लामा का पुनर्जन्म माना गया। हालांकि इसकी बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, वो हम आगे आपको बताएंगे कि प्रक्रिया क्या होती है। 1940 में तिब्बत की राजधानी लासा के पतोला पैलेस में वो आधिकारिक तौर पर तिब्बतियों के धर्मगुरु यानी कि दलाई लामा बने। अब इसकी पूरी पॉलिटिक्स भी आपको संक्षिप्त में समझनी चाहिए। चीन ने तिब्बत पर कब्जा करके रखा हुआ है। वो तिब्बत का स्वायत्त शासित क्षेत्र इसको मानता है अपना, यानी कि वो ये कहता है कि उसने तिब्बत को अपने ऑटोनॉमस रीजन बनाया हुआ है। हालांकि ऐसा है, तिब्बत पूरी तरह से चीन ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ है। अब 14वें दलाई लामा तो चीन की सरकार के उनके जुल्म सितम के खिलाफ थे ही, क्योंकि उन्हीं से परेशान होकर वो भागकर भारत में पहुंचे थे। चीन चाहकर भी 14वें दलाई लामा पर कोई भी विवाद नहीं कर पाया, क्योंकि उनकी चयन प्रक्रिया पर किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं था। वो तो चीन के कब्जे से पहले ही दलाई लामा बन गए थे। चीन ने तिब्बत में सब कुछ करके देख लिया, जबरदस्ती कब्जा करके देख लिया, पूरी तरह से अपने पॉलिटिकल कंट्रोल में भी इसे लाकर देख लिया। लेकिन तिब्बत पूरी तरह से चीन के कब्जे में नहीं आया। चीन को लगता है कि अगर दलाई लामा उसके पक्ष में अगर होगा तो तिब्बत पर शासन करना उसके लिए आसान होगा, क्योंकि दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु हुए। इसीलिए चीनी दलाई लामा के चयन की इस प्रक्रिया पर लगातार अड़ंगा लगा रहे हैं। लेकिन मौजूदा 14वें दलाई लामा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बार के दलाई लामा चीन से नहीं चुने जाएंगे, वो लोकतांत्रिक जगह से चुने जाएंगे। दलाई लामा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का जन्म और जन्म के लिए जो परंपरा चल रही है, पुनर्जन्म की परंपरा जारी रहेगी। और चीन कह रहा है कि दलाई लामा को पुनर्जन्म के जरिए पहचानने के लिए चीन की केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब सवाल यह है कि दलाई लामा चीन से बाहर ही पैदा होंगे और उनका पुनर्जन्म इस बार चीन में नहीं होगा। ये कैसे तय होगा? क्योंकि कौन कहां पैदा होगा ये कैसे तय हो सकता है? इस पर यह तर्क दिया जा रहा है कि पहले भी बहुत से दलाई लामा चीन से बाहर पैदा हुए थे, जैसे कि तीसरे दलाई लामा का जन्म मंगोलिया में हुआ था। छठे दलाई लामा आज के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पैदा हुए थे। इसीलिए ये तर्क तो काम नहीं करेगा कि दलाई लामा सिर्फ चीन में ही पैदा हो सकते हैं। असल में चीन ये चाहता है कि दलाई लामा की परंपरा जारी तो रहे, लेकिन चीन का उसमें पूरा अधिकार रहे। दलाई लामा तिब्बत में अपने आवास पतोला पैलेस में बैठे। चीन मौजूदा दलाई लामा को अपना विरोधी मानता है।
वो पूरी तरह से ये चाहता है कि जो भी नया दलाई लामा आए वो चीन के पक्ष की बात करे, चीन की सुने। ऐसा करने से चीन को तिब्बत पर अपनी हुकूमत को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। There is no traditional kind of restriction. Dalai Lama should born in Tibet. Dalai Lama born in Mongolia, the third one, and Dalai Lama born today in India, the sixth Dalai Lama, and there's no nationality or geographical boundary. Living instructions will necessary when there is a transition from one Dalai Lama to another Dalai Lama. His Holiness is in good health, and he promised to live a much long life. So therefore, it is only an indication. Then the occasion comes, he will give the instructions, and it is not necessary at this moment. I think it's entirely dependent on Chinese government. Previous times they expressed their interest in inviting His Holiness the Dalai Lama to China and Tibet, and His Holiness has at many occasions expressed his wish to visit China and Tibet if it's possible. But Chinese government put this condition that if His Holiness comes to China or Tibet, he should stay back. And His Holiness' response is, if I get to go to Tibet and China, I will go, but I will not live there because there is no freedom there. And I think this is also connected with the reincarnation when His Holiness says that I will be born in a free world. So we still don't know whether this is possible or not. अब सवाल है कि अगला दलाई लामा कैसे तय होता है। दलाई लामा को तय करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तिब्बती बौद्ध धर्म के दलाई लामा को चुना नहीं बल्कि ढूंढा जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद दलाई लामा नए शरीर में पुनर्जन्म लेते हैं। उनके निधन के बाद वरिष्ठ भिक्षु एक ऐसे बच्चे को खोजते हैं जो दलाई लामा का अगला अवतार हो। ये कैसे होता है? इससे पहले भिक्षु कुछ आध्यात्मिक संकेतों को गहराई से देखते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे इस दौरान वरिष्ठ भिक्षु सपनों में आई छवियों का विश्लेषण करते हैं। यह देखा जाता है कि मृत्यु के समय दलाई लामा का शव किस दिशा की ओर था या उनकी मुद्रा क्या थी। दाह संस्कार के दौरान धुएं की दिशा को एक संकेत माना जाता है कि धुआं किस तरफ है। इन सब का मकसद जानना होता है कि दलाई लामा का अगला जन्म किस दिशा में या किस इलाके में हुआ होगा। इन तमाम संकेतों के आधार पर भिक्षुओं का एक दल तिब्बत और हिमालय क्षेत्र की यात्रा करता है। वो ऐसे बच्चों को तलाश करते हैं जिनका जन्म दलाई लामा की मृत्यु के आसपास हुआ हो, जिनमें असाधारण बुद्धि हो और जिनमें असाधारण गुण हो, या वो कुछ असामान्य बातें कर पा रहे हो। जब कुछ बच्चों की पहचान होती है तो उनका परीक्षण शुरू होता है। इन बच्चों को कुछ वस्तुएं दी जाती हैं, जिनमें से कुछ पिछले दलाई लामा की प्रिय वस्तुएं होती हैं। जो बच्चा सही वस्तु का चयन करता है, पहचान करता है, उसे दलाई लामा का संभावित पुनर्जन्म मान लिया जाता है। अगर वो बच्चा पुराने दलाई लामा के किसी नजदीकी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को पहचान लेता है तो इन्हें भी मजबूत संकेत के तौर पर माना जाता है। इन परीक्षणों के बाद ज्योतिषीय गणनाएं और चर्चाएं होती हैं और फिर इस बच्चे को नया दलाई लामा घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद उस बच्चे को एक मठ में ले जाया जाता है। यहाँ पर उसे बौद्ध शिक्षा और आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है और वर्षों की साधना के बाद वो दलाई लामा के बारे में भूमिका निभाने लगता है। दलाई लामा का चयन जो होता है वो चयन नहीं होता है, उनका रिकग्निशन होता है, यानी उनकी मान्यता दी जाती है। उनके देहांत के बाद उनके जो सहयोगी हैं, जो अन्य लामा होते हैं, उच्च वर्ग के लामा और जो अन्य ज्ञानी लोग होते हैं, वो बैठकर संकेत देखते हैं और जो पुराने दलाई लामा होते हैं उनके आदेश देखते हैं और उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कौन उनका वास्तविक रीइंकार्नेशन है, यानी उनका अवतार है। दलाई लामा अवलोकितेश्वर के अवतार माने जाते हैं, तो वो जब पुनर्अवतार लेते हैं तो उनके अवतार की जो पहचान है वो प्रमुख लामा करते हैं अपने शास्त्रों और अपने धार्मिक प्रक्रियाओं के अनुसार। और उसके करीब
4-5 वर्ष बाद ऐसा होता है, क्योंकि जो बालक होता है, जो उनका अवतार होता है, वो बालक उसको वो लोग उसकी पहचान करते हैं। उसमें अनेक प्रक्रियाएं होती हैं, धार्मिक प्रक्रियाएं, जिसकी बुनियाद पर वो लोग उस बालक की पहचान करते हैं। अब सवाल है, चीन क्या कर सकता है? चीन ये कर सकता है कि वो तिब्बत में अपने ही पक्ष का कोई दूसरा दलाई लामा बिठा सकता है, क्योंकि चीन ये पूरी कोशिश करेगा कि दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया पर ही किसी तरह सवाल उठाए जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर निर्वासित चल रही मौजूदा तिब्बत सरकार का क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होगी? यही जानने के लिए हमने निर्वासित तिब्बत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री लोपसांग सांगे से बातचीत की। चीन के अप्रूवल की जरूरत एकदम नहीं है, क्योंकि चीन का सरकार जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। वो धर्म को नहीं मानता, धर्म को वो कहता है कि ये पॉइजन है। और तिब्बत में इतना मोनास्ट्रीज, ननरीज डिस्ट्रॉय किया, और इतना धर्म के खिलाफ में अभी तक 60 साल तक अभी तक डिस्ट्रक्शन ही कर रहा है। और परम पावन दलाई लामा जी को जीवन भर बेनामी करने का कोशिश किया, इसलिए उनके पास लेजिटिमेसी, क्रेडिबिलिटी नहीं है।